सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने नई क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरा चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो भी मेरे लाइफ में चाहिए, जो भी मेरे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल करने के लिए, कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंस होता है, उसका सारा टॉपिक मैं आज बात करूंगा। जैसे कि मतलब न्यूट्रिशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक्सक्रीशन होता है। इन सब के बारे में जो कि मैं आज इस चैप्टर में कवर करूंगा। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको एग्जाम के लिए, ठीक है ना, यहाँ से मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपका सीपीटी और सीनेट में दोनों में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है। दो क्वेश्चंस यहाँ से आया है। यदि मैं प्रीवियस की बात करूँ तो प्रीवियस में यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपको देखा जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बात, जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी मेरे प्रीवियस क्लास नहीं लगाए होंगे, जितना भी आप लोग क्लास करा चुका हूँ, जो भी नहीं किए होंगे, वो जरूर जाकर करना, क्योंकि जितना भी मैं आप लोगों को क्लास करा चुका हूँ, सब आपको सिर्फ सीनेट बेस और सीपीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंस क्लास है और यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर क्लास कर लीजिएगा। और जो भी बच्चों न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग किए नहीं रहोगे, तो क्योंकि आप जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है आपके पास पहुंच नहीं सके, इसलिए आप लोग का सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है। ठीक है ना? तो चलिए, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि न्यूट्रिशंस के बारे में, जो कि लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो एक ह्यूमंस बीइंग को अपने लाइफ में जीने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सर्वाइव होता है, मतलब बेसिक नीड्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या, एक ह्यूमंस बीइंग को सर्वाइव करने सबसे पहले तो उसको फूड चाहिए। भाई खाना खाएगा तभी तो जीवित रहेगा। सेकेंड बात क्या, उसको रिस्पायरेशन चाहिए, सांस लेगा तभी वो जीवित रह पाएगा। थर्ड बात क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसपायरेशन, यानी कि कुछ अपने बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है ना? मैं फोर्थ बात करूँ तो एक्सक्रीशन, यानी कि कोई भी वेस्ट मटेरियल मेरे बॉडी से एक्सक्रीज होना, यानी कि एक्सक्रीशन। यानी कि ये 4 पॉइंट आपके लाइफ प्रोसेस में काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है ना? तो आज मैं सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करूंगा और ये चारों पॉइंट में ही आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आसान भाषा बताएंगे, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, मैं आज जो बात करने वाला हूँ लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ में हम लोग को, जो ह्यूमंस बीइंग को लाइफ में एक क्या चाहिए, तो लाइफ के बारे में यदि मैं आज बात करूंगा, ठीक है ना, चलिए, तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो लाइफ है, एक ह्यूमंस बीइंग को लाइफ में क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए भाई? तो फर्स्ट जो इसको चाहिए क्या, फर्स्ट इसको खाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए भाई? तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? सेकेंड बात क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड रिस्पायरेशन, यानी कि जो वो सांस लेगा तभी तो भाई जीवित रह पाएगा ना। सांस ही नहीं लेगा तो वो जीवित कैसे रह पाएगा? सांस चाहिए ही चाहिए, रिस्पायरेशन होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसपायरेशन होना चाहिए, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशंस। और जो फोर्थ बेसिक जो नीड है, वो आपका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल मेरे बॉडी में है वो एक्सक्रीज होना, यानी कि जो मेरे बॉडी से जो बाहर निकलता है, जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है, या हमारे यूरिन्स हो जाएगा, या हमारा जो कि आपका पसीना होता है, ये सब क्या होता है, एक्सक्रीसित हो रहा है। इसी सब को क्या बोलते हैं हम लोग, जो कि मेरे लाइफ प्रोसेस में ये सब नीड हमको होता है। तो ये भी हमें लाइफ में चाहिए, यानी कि ये जो जितना भी है हमारे, सब लाइफ के लिए बेसिक इंपॉर्टेंस बात है। और ये बेसिक नीड है। क्या ये बेसिक नीड है? ये नहीं रह पाएगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज के जो चैप्टर में सबसे पहले हम न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद रिस्पायरेशंस क्या होता है, रिस्पायरेशंस कितने प्रकार का होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, आपका जो ह्यूमंस बींग्स में कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशंस कैसे होता है। ठीक है ना? ट्रांसपायरेशंस क्या होता है, एक्सक्रीशंस क्या होता है, हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है ना? माइंड मैप के जरिए, माइंड मैप मतलब आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा, ताकि अच्छे से पढ़ पाए, ना लॉन्ग जाना है, नहीं ज्यादा मैं दिखाने वाला ना हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो फर्स्ट आपका है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि न्यूट्रिशन बहुत बेसिक नीड है एक ह्यूमंस बीइंग को जीने के लिए। ठीक है ना? तो बताइए, न्यूट्रिशन जो होता है मेरा, क्या न्यूट्रिशन किसी को पता है कितने प्रकार होता है? तो भाई जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व होता है मेरा, आपका दो प्रकार का होता है। यानी कि जो न्यूट्रिशन, यानी कि एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। क्या क्या होता है भाई? एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स। तो लिखिए कि न्यूट्रिशन मतलब कितने प्रकार का करते हैं जीव। तो एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं आपका ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉफ, और एक जो होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है ना? यानी कि ये दो प्रकार का मोस्टली आपका न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि जो भी
जो भी जीव जंतु या जो भी मतलब अपना भोजन खुद बनाता है, तो भाई खुद तो सिर्फ पेड़ पौधा बना पाएगा अपना भोजन, है ना। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम लोग हो गया, यानी कि हम लोग तो दूसरे पे डिपेंड है ना, यानी कि हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, नहीं बना पाएंगे, तो क्या हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब यही होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि जो भी जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाए उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक, राइट। चलिए अब मैं बात करूंगी ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन सा आ जाएगा भाई। तो ऑटोट्रॉफ में जो आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा कीमोसिंथेसिस। क्या होता है ऑटोट्रॉफ में आपका आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा कीमोसिंथेसिस, कीमो, एक है कीमोसिंथेसिस, और एक जो आपका हो जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक। यानी कि एक होता है कीमोसिंथेसिस, एक होता है आपका और फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है कीमोसिंथेसिस और एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस। यदि मैं कीमोसिंथेसिस की बात करूंगा तो कीमोसिंथेसिस में कौन कौन सा आ जाएगा भाई। तो कीमोसिंथेसिस में आपका आ जाएगा सल्फर ऑक्साइडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और जो फोटोट्रॉफ में हो जाएगा आपको पता होगा ऑलरेडी कौन कौन सा हो जाएगा भाई, प्लांट आ जाएगा, और क्या आएगा, एल्गी आ जाएगा। यानी कि ये सब क्या है, ये आपका सब ऑटोट्रॉफ है, यानी कि जो ये सब जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है, राइट। समझ में आ गया ऑटोट्रॉफ क्या होता है। तो भाई ऑटोट्रॉफिक इसी को हम बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे ही मैं आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक की बात करूंगा तो आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है कीमोसिंथेसिस, एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस। एक होता है कीमोसिंथेसिस और एक होता है आपका फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में कौन कौन सा आएगा, इसमें आपका बैक्टीरिया आएगा, कौन सा बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है, वो आपका कीमोसिंथेसिस में आएगा। और जो फोटोसिंथेसिस की बात करता हूं तो फोटोसिंथेसिस में आपका प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये सब किस में आता है आपका, तो फोटोसिंथेसिस में आता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा किसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक, किसके बारे में, तो हेट्रोट्रॉफिक। चलिए आगे लिखिए हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, देखिए हेट्रोट्रॉफिक होता क्या है, तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो अपना वजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉफी आपका कितने टाइप्स का होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोस्टली आपका थ्री टाइप्स का आपका देखा गया है। फर्स्ट आपका सेप्रोफाइटिक, सेकेंड होलोजोइक और नेक्स्ट आपका पैरासाइट। तो आपका इसका जो बताइए कौन कौन सा हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा सेप्रोफैटिक, एक आ जाएगा सेप्रोफाइटिक्स और एक आ जाएगा आपका होलोजोइक, और जो एक आ जाएगा कौन सा, एक हो जाएगा आपका पैरासाइट। ये आपका किसका टाइप है, तो ये जो तीनों टाइप्स आपका आ जाएगा किसका, तो आपका हेट्रोट्रॉफ्स आपका थ्री टाइप्स का आपको मोस्टली देखा गया है। फर्स्ट सेप्रोफाइटिक, नेक्स्ट होलोजोइक और एक क्या हो जाएगा आपका पैरासाइटिक्स, ठीक है, ठीक है ना। चलिए यदि मैं सेप्रोफाइट की बात करूं तो सेप्रोफाइटिक में कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका फंगी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें फंगी आ जाएगा। सेप्रोफाइट में कौन आ जाएगा, फंगी आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं होलोजोइक में बात करता हूँ तो होलोजोइक में कौन कौन आ जाएगा, तो होलोजोइक में आपका एक अमीबा आएगा, कौन आएगा, अमीबा, अमीबा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फाइकोसाइटोसिस होता है, जिसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस, क्लियर। इसमें एक और आता है जो कि ये आपको देखा गया है, ठीक है ना। इसमें एक और आता है, ये आपको इसको गया लगा लेना है। एक इसमें आ जाएगा कौन सा, तो एक जो इसमें आता है आपका कौन सा आता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एक
ह्यूमस में होलोजोइक में आता है। किस में आता है ह्यूमस? जो हेटरोट्रॉफी का जो पार्ट है होलोजोइक, इसमें भी आपका ह्यूमस का डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें रिलेटेड आता है। तो इसमें लिख लीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कराता हूँ तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर नेक्स्ट मेरा आप क्या हो जाएगा आपका पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? लीच, कॉस्क्यूटा, लिखिए कैस्क्यूटा, और कौन आ जाएगा? वेनस ट्रैपा, वेनस ट्रैपा। ये सब किस में आ जाएगा आपका? तो आपका पैरासाइट्स में आ जाएगा। क्लियर। हेटरोट्रॉफी कितने टाइप का होता है? तो मोस्टली 3 टाइप्स का देखा गया है। एक सेप्टोफाइटिक देखा गया है, राइट, एक आपका होलोजोइक देखा गया है, और एक आपका पैरासाइट होता है। यदि मैं सेप्टोफाइटिक एग्जांपल पूछेगा तो आपका बोलना है कि फंगी हो जाएगा। होलोजोइक के पूछेगा तो होलोजोइक में एक अमीबा आ जाएगा, एक आपका ह्यूमंस से रिलेटेड ह्यूमंस का आ जाएगा, जिसमें आपका ह्यूमंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। समझ में आ गया। इसके बाद मेरा क्या था? एक था पैरासाइट्स, जो कि पैरासाइट्स में आपका कैस्कुटा प्लांट आ जाएगा, वेनस ट्रैपा हो जाएगा, लीचिक प्लांट हो जाएगी। किस में आ जाएगा आपका? पैरासाइटिक्स में। तो ये था आपका हेटरोटॉपिक्स बारे में। यदि मैं बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और एक क्या होता है? एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक, समझ में आ गया। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ पता है ना? इसके बारे में देखो, ये जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि यहाँ पे कि जो होलोजोइक में आपका एक होता है अमीबा, तो आ ही जाएगा, इसमें एक होता है ह्यूमस डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वही मैं होलोजोइक के पार्ट में आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। होलोजोइक का पार्ट ये आपका नेक्स्ट में है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा होलोजोइक में? एक होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है कि जो भी ग्लैंड हम लोग को जब भोजन पचाने में क्या क्या एंजाइम्स रिलीज होता है, कौन कौन सा ग्लैंड ऐसा है जो कि आपका एंजाइम का रिलीज करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब होता है कि जब हम लोग भोजन खा रहे हो तो किस किस ट्रैक से होते हुए मेरा भोजन आपका स्टमक में जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आपका हो जाएगा सलेवरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका माउथ में, जो कि भोजन को वो चिपचिपा बनाने में काम करता है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा आपका? सलेवरी ग्लैंड्स। लिखिए सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स के बाद कौन सा हो जाएगा? लिवर। लिवर से क्या होता है आपका? तो बाइल जूस रिलीज होता है, जो कि बाइल्स को किसको पचाता है? फैट को पचाने में काफी इंपॉर्टेंस इसका रूल है। लीवर आ जाएगा। इसके बाद कौन आ जाएगा? पेनक्रियाज आ जाएगा। पेनक्रियाज से क्या होता है? सबका मैं डिफाइन करूंगा, पहले आप लोग लिख लीजिए पेनक्रियाज। फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। समझ में आएगा कौन सा है? ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा। अब मैं बात करूँ डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में, तो डाइजेस्टिव ट्रैक कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले भोजन कहाँ गया मेरा? मौत में गया। मौत के बाद भोजन कहाँ जाएगा मेरा? आपका उसोफेगस में। ऐसे लिखना आपको ट्रैक बाय ट्रैक करके, ठीक है ना। उसोफेगस में, उसोफेगस के बाद भोजन कहाँ गया आपका? स्टमक में। स्टमक के बाद भोजन आपका कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का भोजन कहाँ जाएगा आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका जो जाएगा आपका रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम से होते हुए आपका भोजन आपका एनस में जाएगा। किस में? तो एनस में, राइट।
चलिए, मैंने फर्स्ट जो था जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे भोजन को पचाने के लिए कौन कौन सा ऐसा एंजाइम होता है, वो सबसे इसमें इम्पोर्टेंस रोल होता है। यदि मैं पहले मैं बताया कौन सा, तो एक होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, सॉरी सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो भोजन खाते तो जब मेरा भोजन क्या होता है, गीला होता है, किसके कारण, वो सलाइवा का कारण होता है। किसके कारण, तो वो सलाइवा के कारण होता है, जो कि वो सैलिवरी ग्लैंड से वो रिलीज होता है। और ये जो भोजन में क्या करता है, जो भोजन में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, भोजन में जब लोग भोजन खाते हैं, मौत में जब भोजन रहता है, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन गीला हो जाता है। और गीला कौन होता है, तो इसमें सलाइवा के कारण मेरा भोजन क्या होता है, आपका चिपचिपा बन जाता है। और जो भी बैक्टीरिया मेरा भोजन के साथ आए हुए हैं उसको वो क्या कहता है, वो सलाइवा इसको मारने में इसका काफी इंपोर्टेंस रोल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या था, तो नेक्स्ट है मेरा लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर से क्या होता है, आपका बैल रिलीज होता है। कौन सा, तो बैल जूस, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पीत। पीत समझते ना, पीत की थैली, वही पीत आपको रिलीज होता है। पीत रिलीज होने के बाद जो पीत जो आपका होता है वो गॉल ब्लैडर्स में यानी कि पित्ताशय में वो इकट्ठा हो जाता है। और जो पीत जो होता है वो आपका यानी कि डाइजेस्टिव यानी कि जो एंजाइम मतलब वो रिलीज होता है, और ये क्या होता है आपका भोजन को पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट में बात किया क्या, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है, तो पेनक्रियाज से आपका कौन सा गैस जूस कौन सा एंजाइम रिलीज होता है बताओ, तो एल8। याद कर लीजिएगा पेनक्रियाज का ट्रिक एल8, यानी कि एल से हो जाएगा लैपेज, ए से आपका एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन, यानी कि लैपेज एमाइलेज और ट्रिप जो एंजाइम होता है आपका पेनक्रियाज से रिलीज होता है। और ये तीनों एंजाइम जो होता है आपका वो स्टमक में जो कि भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, वो आपका जो एंजाइम से मिक्स होकर के इसमें जो भी इसका कार्यक्रम होता है, जो इसको पचाने का जो भी हो वो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है कि इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है कि जब ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोजेक्ट होता है, ये कहता है वो इंटेस्टाइनल नामक जूस रिलीज करते हैं। कंप्लीट, ये इंटेस्टाइनल नामक जूस रिलीज करता है और यही आपका ये मिक्स होता है। ये सब का रोल होता है, यानी कि जितना मैं बताया हूँ इन सभी का रोल होता है आपका भोजन को यानी कि पचाने में। जितना भी ग्लैंड्स होता है, जितना भी हार्मोन रिलीज हो रहा है यहाँ से, सबका रोल कहाँ पे, आपका भोजन को पचाने में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले सिलेबरी ग्लैंड के बाद ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना, बीच बीच में ऐसे करके आपका ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप है, ये इसका स्टेप बाय स्टेप में बताया हूँ, ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। चलिए नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले बताइए कि सबको जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में सब क्लियर होगा, अच्छे खासे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं इतना आसान भाषा में आप लोग को बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, सबसे पहले जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन ऐसा कौन कौन सा ट्रैक है हमारे पार्ट में, उससे होकर मेरा भोजन गुजरता है यानी कि पास होता है। सिंपल सी बात में समझते हो कि यदि आप लोग यानी कोई चीज ऐसे गाड़ी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चल रहा है, तो भाई आपको पता होगा कि भाई इस रोड से जाएंगे तो मुझे ये गांव मिलेगा यानी कि बरेली मिलेगा, या आपको कुछ भी यानी कि जो बोला गोंडा, ये सब रोड के ट्रैक है ना, रोड क्या ट्रैक ही बिछा है ना, ट्रेन चला ट्रैक पे चल रहा है। उसी प्रकार मेरा भोजन जो है मेरा क्या है, बॉडी में एक ट्रैक पे चल रहा है, यानी कि जो भोजन होता है वो आपका ट्रैक बाय ट्रैक जो पहुंचकर मेरा जो भोजन होता है वो आपका स्टमक में आता है, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद आपका जगह इरेक्टम के थ्रू एनस में से आपका भोजन बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा आपका, सबसे पहले भोजन मैंने खाया तो मौत में खाया, फिर मौत में खाने के बाद जो आपका पैप हो जाएगा उसोफेगस, उसोफेगस से आपका भोजन जाएगा कहाँ पे, आपका स्टमच में जाएगा, यानी कि आपका पेट में जाएगा, राइट। आपका भोजन पेट में गया, पेट में गया के बाद आपका जो भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आपका भोजन पहुंच गया। और छोटी आंत में क्या होता है कि आपका जो भी फूड होता है उसका डाइजेस्टिव कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बना भी है कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव कहाँ होता है, कि जो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर के साथ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इसके बाद भोजन कहाँ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो आपका भोजन जो होगा अनडाइजेस्टिव फूड वो पानी के साथ क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होकर के यानी कि वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो रेक्टम के थ्रू आपका एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है। समझ में आ जाने से सभी को इतना मैं आसान भाषा में बताया हूँ कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में भोजन, उसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और एक बात यहाँ से और ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग कि यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आप सभी से कि आपका जो शरीर में भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है।
तो भाई उसोफेगस में क्या होता है, उसोफेगस में नो डाइजेशन, यानी कि उसोफेगस में क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। बताइए क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसोफेगस एक पाइप है, यानी कि ये एक इसका डायरेक्शन है, यानी कि भोजन को स्टमक में ले जाने के लिए इसोफेगस एक डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन से होकर के आपका भोजन उसोफेगस में पहुंचता है। समझ में आया, यानी कि उसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये एक पाइप है जिसके थ्रू वो भोजन आपका स्टमक में पहुंचता है। चलिए, तो सभी को क्लियर होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किसके बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपका रिस्पायरेशन, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपका रिस्पायरेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो रिस्पायरेशन में देखिए, चलिए अब मैं बात करूंगा कि रिस्पायरेशन के बारे में। सेकेंड मेरा क्या था आपका, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन देखिए, रिस्पायरेशन क्या होता है कि रिस्पायरेशन कहते हैं, किस कहते हैं भाई, रिस्पायरेशन उसी को कहते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जो कि प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ह्यूमस में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले लिखिए आपका प्लांट्स में मैं बना देता हूँ। चलिए लिखिए प्लांट, तो लिखिए आपका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आपका 4 प्रकार का होता है, मैंने कि 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका प्लांट्स आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा एनिमल्स आ जाएगा, एनिमल्स में रिस्पायरेशन। फिर क्या आ जाएगा, एनिमल्स के बाद आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आपका हो जाएगा ह्यूमंस रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमंस रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन आपका 4 टाइप्स का आपको देखा गया है। प्लांट में अलग होता है, प्लांट में रिस्पायरेशन अलग होता है, एनिमल्स में अलग टाइप्स होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप्स होता है, और ह्यूमंस में आपका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो आपका अलग टाइप्स के परसेंट होता है। हम लोग ह्यूमंस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं अभी ये भी होल्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो सबको पता हो कि रिस्पायरेशन होता क्या है, तो जो लोग हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसी को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रिस्पायरेशन कहते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल मैं आप लोग को नोट्स बना के दे रहा हूँ, कोई प्लेटफॉर्म वाला इतना अच्छा से बना के नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये लोग ऊपर ऊपर पढ़ा देगा और निकल जाएगा। और आप लोग पढ़ेंगे भी तो 11 12 का बायोलॉजी वहां से क्वेश्चन आपका 4% भी नहीं आता है क्वेश्चन। सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए कि 11 12 से यदि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि स्टेट एग्जाम में मेरा क्वेश्चन प्रॉपरली मिल जाए, 4% में आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि 24 मार्क्स से आपका क्वेश्चन होता है ना एग्जाम, इस वजह से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका आराम से मिल जाएगा। बट जो कि जितना भी क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन आपका बेसिक से क्वेश्चन आता है, जो कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बेसिक प्लस में एडवांस प्लस में कॉम्पिटिशन्स और जो कि आपका 11 12 का एनसीईआरटी बेस्ड इसमें इंक्लूड किया गया टॉपिक, ठीक है ना। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, और हर एक टॉपिक को अपना नोट्स बनाना है, अच्छे खासा नोट्स बनाओ और आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। मैं गारंटी तो आप लोग पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर से। चलिए, नेक्स्ट मैंने बात किया प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे कैसे होता है, तो प्लांट्स में क्या क्या परसेंट है भाई बताओ। तो प्लांट्स में आपका हो जाएगा स्टोमेटा, जो कि आप लोग पत्ती देखो ना, प्लांट के पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो स्टोमेटा होता है। वो स्टोमास स्टोमेटा से आपका प्लांटों में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो फर्स्ट देखिए स्टोमेटा, और एक क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा लेंथिकल्स, लेंथिकल्स, राइट। क्या क्या हो जाएगा, स्टोमेटा और लेंथिकल्स। यदि मैं एनिमल्स में बात करूँ तो एनिमल्स में एक होता है फ्रॉग, लिखो फ्रॉग, पहले आप लोग लिखते चलो फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग के बाद क्या हो जाएगा आपका अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बाद क्या हो जाएगा आपका फिश,
फिश के बाद क्या हो जाएगा आपका इंसेक्टा। इंसेक्टा के बाद क्या हो जाएगा आपका मैमल्स। ठीक है ना। ये सब क्या आपका ये एनिमल्स में वो सब देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं फ्रॉग के बारे में, इसमें आ जाएगा भाई, इसमें तो आएगा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखो, एनिमल्स के बारे में लिखो। तो एनिमल्स में जो आपका आ जाए कौन कौन सा, एनिमल्स में एक फ्रॉग आ गया। फ्रॉग के बाद क्या हो जाएगा भाई अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बाद क्या हो जाएगा आपका फिश। ये सब एनिमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि रिस्पायरेशन किस किस टाइप से होता है। फिश के बाद का तो इंसेक्टा जो कि कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े के बाद क्या हो जाएगा मैमल्स। ये मैं सब आपका एनिमल्स के बारे में बताया हूँ, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि जो कौन किस टाइप से रिस्पायरेशन करता है। तो देखिए फ्रॉग जो था ना, फ्रॉग फ्रॉग आपको मोस्ट स्किन से करते हैं, यानी कि फ्रॉग आपको स्किन से भी करते हैं, लंग से भी करते हैं, ठीक है ना। मोस्ट यदि मैं बात करूं तो फ्रॉग आपका मोस्ट क्या हो जाएगा आपका स्किन से भी रिस्पायरेशन करता है, लंग से भी करता है और माउथ से भी करता है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछेगा कि फ्रॉग किस किस टाइप से रिस्पायरेशन करता है, तो ये क्वेश्चन यदि आपसे ऑप्शन में आएगा कि स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है, माउथ से भी करता है, तो आपको तीनों में टिक लगाना है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दी एबो में आपको टिक लगाना है। यदि मोस्टली स्किन रहेगा तो स्किन में लगाना है सिंपली, यदि सिंपली आपका क्या रहेगा तो लंग्स रहेगा तो सिंपली लंग्स में लगाना है, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग को ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए यदि मैं बात करूँ फ्रॉग में, तो फ्रॉग आपका थ्री टाइप से रिस्पायरेशन कर रहा है, माउथ से भी कर रहा है, लंग से भी कर रहा है, आपका जो स्किन से भी करे। यदि मैं स्किन के बात करूँ तो जब पानी में, जब वाटर में फ्रॉग रहता है, जब पानी में जब फ्रॉग रहेगा तो वो स्किन से रिस्पायरेशन करेगा। जब फ्रॉग आपका लैंड पे रहेगा तो वो क्या करेगा, वो आपका लंग से रिस्पायरेशन करता है, प्लस में आपका माउथ से रिस्पायरेशन करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लिखा जो अर्थवर्म, बताए अर्थवर्म किस किस टाइप से रिस्पायरेशन करता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है वो भी कहाँ से रिस्पायरेशन करता है, तो वो भी आपका स्किन से ही रिस्पायरेशन करता है। अर्थवर्म समझते हो ना। अर्थवर्म जो फार्मर क्या है आपका, फार्मर का फ्रेंड जिसको बोलते हैं। जैसे गांव में देखते हो ना कि गांव में जब धान का समय आता है, अभी कोई समय धान का आ गया, जो पानी का बरसात के मौसम में जो कि चाली जिसको बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, चाली बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थवर्म। ये किस रिस्पेंस से कर रहा है, तो केचुआ, केचुआ समझ ना, केचुआ, कछुआ नहीं केचुआ, वही केचुआ जो था वो का आपका, वो भी आपका अपने स्किन से ही रिस्पायरेशन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका या फिश, फिश तो समझ हो किससे रिस्पायरेशन करता है, तो फिश जो आपका सांस लेता है आपका गिल्स से सांस लेता है, किस लेता है, तो फिश आपका गिल से रिस्पायरेशन करता है। इंसेक्टा का बात करूं तो इंसेक्टा जो होता है कीड़े मकोड़े, वो ट्रैकिया से रिस्पायरेशन करता है, किससे करता है, तो अपने वो ट्रैकिया से रिस्पायरेशन करता है। यदि मैं मैमल्स के बात करूं तो मैमल्स भी हम लोग, जैसे हम लोग लंग से रिस्पायरेशन करते हैं, किससे करता है, तो वो लंग से रिस्पायरेशन करता है। समझ में आ गया। चलिए ये आपका एनिमल्स का हो गया। देखिए मैंने इस पे मैं बताया था आप लोगों को कि जो रिस्पायरेशन में ये कि यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में क्या होता है रिस्पायरेशन, इसमें क्या होता है आपका डिफ्यूज होता है, इसमें डिफ्यूज होता है, लिख लीजिए। यूनिसेलुलर में जो कि आपका रिस्पायरेशन क्या होता है, तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो डिफ्यूजन होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंस है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स सबसे इंपोर्टेंट। ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले ह्यूमस में ऑर्गन्स के अलग डिवाइड करूंगा, इसका ब्रीथिंग मैकेनिज्म अलग डिवाइड करूंगा, उसका जो सेलुलर स्पेस होता है उसको हम लोग अलग डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ह्यूमस में ऑर्गन्स कौन कौन से होता है जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है।
ऑर्गन हो जाएगा ये। ऑर्गन्स के बाद क्या हो जाएगा आपका, ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है इसका। ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथ मैकेनिज्म क्या है, और इसका जो एक और क्या हो जाएगा, सेलुलर रिस्पिरेशन। चलिए, तो ये आपका थ्री टाइप्स के आपका ह्यूमस में देखने को मोस्टली आपको मिलता है। यदि मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो ह्यूमस में ऑर्गन्स क्या हो जाएगा आपका, न्यूरिस्ट आपका क्या हो जाएगा नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी नेजल चेम्बर्स में होते हुए आपका फेरिंग्स से होते हुए, लेरिंग्स से होते हुए आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली आपका एल्वोलाई में। ऑर्गन्स की बात हो तो ऑर्गन्स लिख लो आप लोग। न्यूरिस्ट नेजल चेम्बर, नेजल चैम्बर के बाद क्या हो जाएगा आपका, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका एल्वियोलाई। ठीक है ना, ये आपका ऑर्गन्स है ह्यूमस में जो कि रिस्पिरेशन में काम आते हैं। ठीक है ना, यदि मैं एल्वोलाई की बात करूं तो एल्वोलाई में सबसे इंपॉर्टेंस ये आएगा कि ये क्या करता है, ये आपका ये एक्सचेंज करता है किसको, तो वो गैस को एक्सचेंज करता है। यदि पूछेगा कि लंग्स में जो भी मेरा गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, तो वो एल्वोलाई में होता है। ठीक है ना, चलिए कौन कौन सी जगह ऑर्गन्स में, तो नोरिस्ट्रियल कैचेम्बस, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आपका अल्टीमेटली एल्वोलाई में क्या होता है आपका गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। यदि मैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो ब्रीथिंग में होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है ना, कौन कौन सा ब्रीथिंग मैकेनिज्म, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म आपका हो जाएगा इनहेलेशन और एक आपका हो जाएगा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी कि इनहेलेशन का मतलब होता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को अपने लंग्स में ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन। जब अपने लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन। उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये दो नाम इसका होता है। चलिए, तो समझ गए ना ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन, इनहेलेशन का इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन का जो दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। यानी कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं, जब हम लोग और CO2 ले रहे हैं अपने लंग्स में, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इनहेलेशन हुआ, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन हुआ। जब मेरा लंग से CO2 बाहर निकल रहा है तो एक्सपायरेशन हुआ और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन हुआ। ठीक है ना, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि सेलुलर स्पेसेस के बारे में। ये तो सेलुलर स्पेस समझते होंगे कि जो भी जीव जंतु जो O2 के प्रेजेंट में, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सांस लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन। जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में सांस लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एस सेलुलर रिस्पिरेशन। तो चलिए मैं सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करता हूँ तो समझ में आ गया, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। तो इसमें लिखिए एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक, एरोबिक रिस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन यानी कि रिस्पिरेशन आपका हो जाएगा एरोबिक,
इसमें आपका हो जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक हो जाएगा आपका एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। समझ में आ गया। सेलुलर रिस्पायरेशन में दो रिस्पायरेशन आ रहा है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एन एरोबिक। एरोबिक में आपको पहले बता चुका हूँ, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, वो आपका वो सांस ले रहा है, ठीक है ना। क्या होता है एरोबिक, एन एरोबिक समझ में, जो CO2 को लेता है, O2 को निकालता है, उसको बोलता है आपका एन एरोबिक। तो एरोबिक में लिखिए कि ये प्रेजेंट, मैंने कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर, और प्लस में क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, प्लस में क्या होता है, इसमें आपका एक्सचेंज होता है, फिर वाटर से में क्या मिलता है, आपका एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है ना। जब हम लोग सांस लेते एनर्जी लग रहा है ना भाई, लो सांस लो, एनर्जी लगा, हम लोग सांस छोड़े, कोई नहीं, रिलैक्स मूड, ठीक है ना। तो क्या हो, एनर्जी भी लगता है एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिखो कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए एन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें जब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, absence ऑफ O2, absence O2, क्या होता है इसमें, absence O2 होता है, यानी कि जो आपका O2 के absence में जो रिस्पायरेशन करता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। इस रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें आपका लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्या होता है, तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड क्या होता है, आपका जम जाता है, प्लस में क्या होता है, मेरा एनर्जी भी क्या होता है, लगता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम लोग रनिंग कर रहे हैं, या हम लोग कोई भारी काम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो हम लोग प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, यानी कि जो मेरे सांस चाहिए हमारे लंग्स में, जितना कैपेसिटी में, जितना अमाउंट, उतना अमाउंट में क्या होता है, सांस नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण क्या होता है, मेरे लंग्स में क्या होता है, लंग्स में नहीं होता है, मतलब बॉडी में क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे मेरा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है ना, वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है ना। वो लैक्टिक एसिड जमने से के कारण हमारे शरीर में कभी कभी देखो कि पेन आता है, यानी कि ऐंठन होता है, ठीक है ना, वहाँ पे दुखता रहता है। क्यों होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ही आपका ठीक हो जाता है। तो ये सब होता है आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ O2, इथेनॉल, CO2, ये सब नहीं, इतना नहीं लिखना है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि एनारोबिक में क्या होता है, एरोबिक में क्या होता है। ये था आपका रिस्पायरेशन कंप्लीट। तो मैंने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिया अभी तक, मैंने आपको कर लिया, दो कर लिया। अब मैं करूंगा बात ट्रांसपायरेशन के बारे में, इसके बाद मेरा एक्सक्रीशन, फिर मेरा चैप्टर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपोर्टेशन बात एक ही हुआ, लिखिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है आपका, वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एनिमल्स में अलग होता है, और एक प्लांट्स में आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग टाइप्स का होता है। तो लिखिए एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाएगा, और प्लांट्स में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाएगा। एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया। चलिए अब मैं एनिमल्स में बात यदि मैं करूं, तो एनिमल्स में क्या होता है, एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है डबल, एक होता है आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन
और एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि एक सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। समझ में आ गया। एनिमल्स में कितने टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है? एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। क्या क्या हो गया? डबल और एक आपका सिंगल सर्कुलेशन आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है। यदि मैं प्लांट्स में बात करूं तो प्लांट्स में आपका दो टाइप्स होता है, एक होता है जाइलम, जाइलम, और एक आपका हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में आपका जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो रहा है। और फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम में जो होता है ना मेरा, वो आपका वो क्या होता है पता है? फ्लोएम जो होता है ना वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसमें? तो आपका प्लांट में। ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछेगा कि प्लांट में जाइलम का काज क्या होता है, तो जाइलम का काज क्या होता है? प्लांट्स में अपने जड़ से लेकर के पानी आपका उसको छिनगी तक यानी कि उसके फुनगी तक पहुंचाने का काम करता है कौन? तो जाइलम कर रहा है। और फ्लोएम का काम क्या कर रहा है? वो अपना सूर्य की रोशनी के थ्रू अपना भोंस बना करके पत्ती से लेकर के जड़ तक उसको भोंस पहुंचाना आपका फ्लोएम का काम होता है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं यदि कि वाटर यानी कि वाटर और फूड एक साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि वाटर और फूड एक साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जब वाटर प्लस में फूड एक साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स में, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेस्क्यूलर टिश्यू। ये वेस्क्यूलर टिश्यू आपका क्वेश्चन बन चुका है पहले, राइट। चलिए, प्लांट्स के बारे में इतना ही था। अब मैं बात करूंगा एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताऊं कि एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन। यदि मैं सिंगल्स की बात करूं तो सिंगल्स में आपका ओनली ऑन फिश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो फिश आपका सिंगल सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। किस में आ जाएगा? तो सिंगल सर्कुलेशन में आपका फिश आ जाएगा। नेक्स्ट में बात करो डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? एक होता है ह्यूमस में सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। यानी कि ह्यूमस में जो सर्कुलेशन होता है, जो इसका पता होगा कि जो हार्ट 4 चेंबर्स का होता है, एक एम्फीबियंस में क्या होता है कि हार्ट 3 चेंबर्स का होता है। तो डबल सर्कुलेशन में इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। एक आपका एनिमल, एक आपका ह्यूमस में अलग आ जाएगा, ह्यूमस में सर्कुलेटरी सिस्टम अलग हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमस में अलग। और एक क्या होता है? एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन। समझ में आएगा। तो डबल सर्कुलेशन में डिटेल्स में बात करूं, देखिए डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन तो चलिए डबल सर्कुलेशन देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। होता है सिंगल, एक ह्यूमस में आ जाएगा और एक आपका एम्फीबियंस में आ जाएगा। समझ में आ गया। एक ह्यूमस में हो गया। यदि मैं एम्फीबियंस की बात करता हूं तो एम्फीबियंस में 3 चेंबर्स का हार्ट प्रेजेंट होता है, 3 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। कितना हो गया? तो 3 चेंबर्स का हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें से क्या होता है आपका 2 आर्टरी आ जाएगा, 2 आर्टरी आ जाएगा और एक आपका वेंट्रिकल्स आ जाएगा। 2 आर्टरी आ गया और एक वेंट्रिकल आ गया। किस में आ गया? तो ये 3 चेंबर्स का हार्ट आपका हो जाएगा एम्फीबियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपका एम्फीबियस में आ गया। यदि मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में आपका
कितना हो गया, 4 चेंबर का हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स। इसके बाद इसमें ब्लड वेसल अलग होता है, इसमें ब्लड अलग अलग टाइप्स के इसमें ब्लड भी प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमंस के बारे में डिटेल्स में बात करना ही करना है। तो चलिए ह्यूमंस के बारे में करता हूँ बात। ह्यूमंस में क्या एक होता है आपका 4 चेंबर का, तो आपका हार्ट आ ही गया, 4 चेंबर का हार्ट होता है, जिसमें क्या होता है 2 आर्टरी आ जाएगा और 2 आपका वेंट्रिकल है। किस में आ जाएगा, तो ह्यूमस में 2 आर्टरी आ गया और 2 आपका वेंट्रिकल्स आ गया। इसके बाद आया कि आपका इसमें ब्लड वेसल्स भी होता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद क्या हो गया, इसमें आपका ब्लड अलग अलग टाइप्स का आपका ब्लड के बारे में बात करेंगे, यानी कि ब्लड आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो पता हुआ कि क्या, तो ह्यूमस में 4 चेंबर्स का हार्ट होता है। कौन का हो गया, 2 आर्टरी हो गया और 2 आपका वेंट्रिकल हो जाएगा। यदि मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं, तो ब्लड वेसल्स भी आपका 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा। बताओ कौन कौन सा देखने को मिलेगा ब्लड वेसल, एक आपका हो जाएगा आर्टरी और एक आपका हो जाएगा वेन्स। एक आपका आ गया आर्टरी और एक आपका हो गया क्या, तो एक जो आपका हो जाएगा वेन्स, जो होता है ना वेन्स, वेन्स आपका वो ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं तो वेन्स की आर्टरी के बारे में, तो आर्टरी क्या करता है, इसमें ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, समझिए। ऑक्सीजन क्या करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो आर्टरी में जो होता है आपको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहता है, वो आपका वो फॉलो करता है। ठीक है ना, वो आपका आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉलो कर रहा है। और वेज जो होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉलो कर, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉलो कौन करता है, आपका वेन्स करता है। ठीक है ना, मेरा वेन्स जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉलो करता है। ठीक है ना। यदि मैं ब्लड्स के बारे में बात करूं, तो ब्लड्स भी आपका अलग अलग टाइप्स को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स का आपका ब्लड्स भी आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, एक होता है आपका प्लेटलेस, प्लेटलेस और एक आपका हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ आरबीसी को, तो आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, तो आरबीसी को कहते हैं। उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का जीवन काल आपका आर्टरी का होता है। यदि मैं डब्ल्यूबीसी को बात करूँ, डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं लिकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, तो लिकोसाइट हम लोग डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, लिकोसाइट्स। लिकोसाइट जो होता है वो आपका डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। जो वही लिकोसाइट जो होता है वो आपका क्या कहता है, तो वही लिकोसाइट आपका बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, वही डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। समझ में आ गया। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। लिख लीजिएगा ये सभी, थ्रोम्बोसाइट्स आपका प्लेटलेट्स को बोलते हैं। समझ में आ गया। ये था आपका पूरा होल जो कि आपका ह्यूमंस का जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंस ये है। यहाँ से मैं बात करूँ तो 100% क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। अब लिखना आपका काम है, ना लिखना आपका काम है, ये आप पे डिपेंड है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, लास्ट टॉपिक मेरा एक्सक्रीशंस के बारे में। ठीक है ना, लास्ट जो मेरा टॉपिक है आप एक्सक्रीशंस के बात करेंगे। तो फोर्स जो मेरा आप कहोगे एक्सक्रीशन अब खत्म ही होने वाला है। एक्सक्रीशन,
तो एक्सक्रीशंस क्या होता है कि जो भी मेरा वेस्ट पदार्थ जो भी हमारे शरीर से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू से ही या आपका एक्सक्रीशन होता है। एक होता है प्लांट्स वाला होता है आपका, एनिमल्स में एक्सक्रीशन अलग होते हैं। तो जरा आप जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कंप्लीट करा दूँ आज जल्दी से। इन प्लांट्स और इन आपका ह्यूमस में एक्सक्रीशन, किसमें? ह्यूमस में। प्लांट्स में अलग एक्सक्रीशन होता है और ह्यूमस में अलग टाइप के एक्सक्रीशन होता है। यदि मैं प्लांट्स में बात करूँ एक्सक्रीशन में तो क्या होता है, प्लांट में आपको गैस एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन में गैस का एक्सचेंज होना, यानी कि वो CO2 लेगा, आपका O2 को रिलीज करता है। क्या हो रहा है आपका, ये एक्सक्रीशन हो रहा है। इसके बाद बात करूँ यानी कि स्टोरेज, ये क्या करता है, वो स्टोरेज से काम कर रहा है कुछ, यानी कि वो स्टोरेज करता है। इसके बाद क्या करता हूँ, तो ये आपका ट्रांसपायरेशन का काम करता है। ट्रांसपायरेशन का काम करता है कौन सा आपका, ये प्लांट में आपका 3 टाइप से एक्सक्रीशन आपको देखने को मिलेगा, गैस एक्सचेंज, स्टोरेज और ट्रांसपायरेशन से। ये तीनों आपका एनिमल्स में इन प्लांट्स में आपका एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। यदि मैं ह्यूमस से बात करूं तो ह्यूमस में आपका हो जाएगा किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यानी कि जो भी चीज हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है सब क्या है आपका एक्सक्रीशन है। जो भी मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं सब एक्सक्रीशन है। सिंपल सी बात याद रखना है कि जो भी चीज हमारे शरीर से निकल रहा है, पसीना हो या थूक हो, जो भी कुछ भी हो, यूरिन हो या आपका जो भी हो, सब क्या होता है आपका एक्सक्रीशन से होता है जो बाहर निकल रहा है। तो देखो एक्सक्रीशन से क्या क्या होता है आपका, किडनी से भी आपका क्या होता है आपका एक्सक्रीशन होता है। लिखिए ह्यूमस में एक्सक्रीशन की बात करूं तो ह्यूमस में किडनी हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है ना। यूरेटस हो जाएगा, यूरेटर के बाद क्या हो जाएगा आपका यूरिनी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो वहां से एक किस्म होता है इसी से का पार्ट है। यूरेथ्रा हो जाएगा, इसके बाद स्किन्स हो जाएगा, इसके बाद आपका लंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है आपका एक्सक्रीशन होता है, समझ में आ गया, एक्सक्रीशन होता है। तो ये था आपका कंप्लीटली जो कि लाइफ प्रोसेस, जो भी आपको सिंपल सी जो एक ह्यूमस बीइंग को अपने लाइफ में सर्वाइव होने के लिए चाहिए, यही चारों टॉपिक था जो कि मैं आप लोगों को आज अच्छे खासा कंप्लीट कर चुका हूँ। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे लास्ट में बात किया कि किडनी के बारे में, तो थोड़ा किडनी के बारे में और बता ही देता हूँ अच्छे खासा। किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता ही देता हूँ किडनी क्या होता है। तो देखो किडनी, देखो किडनी क्या होता है, किडनी क्या होता है, एक होता है एक फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शन यूनिट क्या होता है, तो किडनी का जो मेरा फंक्शन यूनिट होता है आपका, ये क्या होता है आपका नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन्स क्या आपका किडनी का फंक्शन यूनिट है। यदि मेरा किडनी फेल हो गया है, फेल ईयर किडनी, तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो किडनी होता है मेरा वो आपका 8 लाख से 16 यानी कि 8 से 16 लाख नेफ्रॉन से मिलकर मेरा किडनी बना है। किडनी किसने, तो 8 से 16 लाख नेफ्रॉन से मिलकर मेरा दोनों किडनी का फॉर्मेशन क्या हुआ है। चलिए मैं बात करूँ नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स में क्या क्या पड़ता है, तो नेफ्रॉन्स में एक होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, एक होता है रीनल ट्यूबल और एक होता है आपका बोमेन कैप्सूल। एक होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, एक आपका हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स और एक आपका आ जाएगा कौन सा, तो वोमेन कैप्सूल। अब तीनों का फंक्शन देखो क्या क्या है, ये क्या काम करेगा, तो ये जो आपका कोलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करता है, वो जो आप करेगा वो आपका ट्यूबल को वो सिक्रीशंस करने का काम करता है। ये आपका ट्यूबलर को सिक्रीशन करने का काम कर रहा है कौन सा आपका कोलेक्टिंग डक्ट। और जो आपका रीनल जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या करता है, वो आपका ट्यूब्यूल को वो रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। क्या कर रहा है वो, ये ट्यूब्यूल्स को रीएब्जॉर्प्शन यानी कि दोबारा इसको क्या रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और वोमेन्स कैप्सूल होता है वो क्या करता है, वो आपका वो सिर्फ आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो भी पदार्थ उसको वो क्या करता है, वो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का वो काम करता है।
ये था आपका नेफ्रॉन्स का फंक्शन। यदि मैं बात करूँ किडनी जब भी आपका फेल हो गया तो सबसे पहले आपको कौन सा किडनी लगाना है, आपका आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल यानी कि दूसरा किडनी आपको लगाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जो आपको किडनी फेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो किडनी जो फेल होता है उसको हम फेल हुए किडनी को हम लोग अल्ट्रा नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं। अल्टर एक मिनट यार, एक मिनट, अल्टर अल्टरनेटिव यानी कि यदि आपके बॉडी में किडनी फेल हो गया है या आपका किडनी का फंक्शन फेल हो गया है उसको हम लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये था आपका सारा डिटेल्स चैप्टर जो कि मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करा दिया हूँ। लैब प्रोसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यूपी और सीनेट एग्जाम में, सीपेट और सीनेट में आपको 100% क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और मैं हर एक चैप्टर में आप लोग को नोट्स अच्छे खासा बना के देता हूँ, जो कि मैं जो जैसे पढ़ा हूँ मैं आप खुद पढ़ के मैं भी एग्जाम दिया हूँ ना, तो मुझे पता है ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है ना, क्योंकि मैं भी इसी तरह से नोट्स बनाया हूँ, मैं आपको अपना नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छे खासा, ठीक है ना। तो आप लोग वही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और सभी नोट्स बनाइए, ठीक है ना, ताकि एक बार पढ़ो रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो भी बच्चे न्यू था वो जाके पहले जो मैं बेसिक कंप्लीट कराया हूँ वो करिए कंप्लीट, और इसके बाद आप लोग को हर एक क्लास लगाना ही लगाना है, ये तो लगा ही लगाए, प्लस में आपको बेसिक भी कंप्लीट साथ साथ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए आज तो मैं क्लास यहीं पे आपको एंड करता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट, यानी कि चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। यदि मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट यानी कि कल जो मेरा चैप्टर होगा आपका, कल यानी कि जो टुडे मेरा टुमारो होगा आपका, क्या होगा आपका सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में थे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, और लाइक करना करना ही करना है, ताकि अच्छे से मेरे मुझे एनर्जी मिले और आप लोग को अच्छे से प्रॉफिट मिले। और चलिए ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जितना भी मेरे बच्चों है सीनियर सीपीटी का, सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, और नोट्स बना लीजिए।